गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आरंभ करते हैं भारत की खोज। 5 चैप्टर्स तो हमारे पहले हो चुके थे। आज 6 आरंभ करते हैं। अंतिम दौर एक। अंतिम दौर एक पहला दौर है ये। तो इसमें पहले दौर में क्या क्या हुआ आप देखिए इस पाठ में। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। भारत किस प्रकार से राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी। भारत में अंग्रेजी राज्य की जो स्थापना हुई थी उसके लिए क्या थी, एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। जिसकी तुलना किससे नहीं की जा सकती थी? किसी और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए। किसके द्वारा भारत पहले जीता जा चुका था? ऐसे आक्रमणकारियों से जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए थे और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया था। ऐसे आक्रमणकारी थे जो भारत की सीमाओं में आकर बस गए थे और अपने आप को भारत के जीवन में शामिल कर लिया था। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी। उसने अपनी स्वाधीनता को कभी भी नहीं खोया था और वह कभी गुलाम भी नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। भारत कभी भी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था, उसको नहीं ऐसे बांधा गया था कि जिसका संचालन केंद्र कहाँ हो, उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन भी नहीं रहा था जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी हो। कभी भी वह ऐसे शासक वर्ग के अधीन भी नहीं हुआ था कि जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी हो। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। नया पूंजीवाद जो था वह कैसे था? सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह कैसा था? स्वाभाविक नहीं था। जो भी परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था। उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया था। वह स्वाभाविक नहीं था। परिवर्तन जो भी हुआ था, उस परिवर्तन ने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया था। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन कहाँ से होता था? बाहर से होता था, और जो उस पर लाद दी गई थी। यह कैसी व्यवस्था थी? इस व्यवस्था का संचालन तो बाहर से होता था, यह तो एक तरह से जबरदस्ती लाद दी गई थी। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बनकर रह गया था। भारत क्या था? ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला बनकर के रह गया था, यानी उसी के अंडर में हो गया था। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए क्या किया? बड़े जमींदार पैदा किए। और उनका क्या लक्ष्य था? लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना। उनका क्या लक्ष्य था? जो बड़े बड़े जमींदार पैदा किए, उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करे। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो।
क्या किया गया, एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया कि जिसके स्वार्थ कैसे हो, अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न हो, यानी अंग्रेजों के स्वार्थ जैसे हो। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। ब्रिटिश शासन ने क्या किया, इस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। इस व्यवस्था के अंदर क्या था, अपनी स्थिति को ब्रिटिश शासन ने सुदृढ़ कर लिया था और इसके अंदर क्या क्या थे, जमींदार थे, राजा और सरकार के जो विभिन्न महकमों में लगे होते हैं कर्मचारी, पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर और अन्य दूसरे कर्मचारियों तक बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। सरकार के दो अहम महकमे कौन से थे, मालगुजारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। मालगुजारी और पुलिस जो ये खास महकमे थे, इन दोनों के ऊपर क्या था, हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो इस शासन की धुरी बनकर रहता था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया, इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। क्या हुआ, इस तरह से भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए कुछ भुगतान भी किया, भारत को भुगतान करना पड़ा और अड्डे की तरह इसको इस्तेमाल भी किया गया। और इसके अलावा क्या हुआ, इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी इसको उठाना पड़ा। इस राशि को क्या कहा जाता था, कैपिटेशन चार्ज। इस राशि को क्या कहा जाता था, जो ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के लिए प्रशिक्षण के लिए जो खर्च उठाया गया था, उस खर्च को क्या कहा जाता था, कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। क्या था, भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। क्या पता चलता है, अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि और क्या पता चलता है, हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का भी पता चलता है। अब भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध किस प्रकार से हुए थे, कहा, भारत में किसके, ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध। इसमें राजा राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र का किस प्रकार से वर्णन है, देखिए। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिनमें शिक्षाविद थे, प्राच्य शिक्षा विशारद जो थे, पत्रकार थे, मिशनरी थे और कुछ और अन्य लोग भी थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन
योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय किसके ऊपर जाता है? उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही जाता है, जिन्होंने क्या किया था? अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। उन अंग्रेजों को जाता है जिन्होंने चारों तरफ उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का भी प्रबंध करना पड़ा था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद किया गया, उसके बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा? परिस्थितियों से मजबूर होकर अपने बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को पढ़ाई सिखाना पड़ा और सिखा करके प्रशिक्षित करके उनको तैयार करने का प्रबंध भी उसे करना पड़ा। किसको? ब्रिटिश सरकार को। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा? फिर शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित थी। शिक्षा उस समय कैसी थी? सीमित थी। बहुत कम लोग पढ़ते थे और गलत ढंग की भी थी। फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। उस समय की शिक्षा बहुत ही छोटे रूप में थी, शिक्षित थी और उचित ढंग से भी नहीं दी जाती थी। फिर भी उस शिक्षा ने क्या किया? सक्रिय विचारों के लोगों के दिमाग की खिड़कियां खोलनी शुरू कर दी थी और खिड़कियां भी साथ साथ दरवाजे भी खोलने शुरू कर दिए थे लोगों के विचारों के। धीरे धीरे क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। ऐसे शिक्षा के द्वारा फिर धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का भी उनके अंदर प्रसार होने लगा। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ था, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा था। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ था। किस कारण? क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में अधिक मजबूत, बेहतर समझने लगा था और उससे चिपका रहता था। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव जो जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर हुआ था। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव किस प्रकार हुआ? जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर हुआ था। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। नई नई तकनीकें जो थी, रेलगाड़ियां थी, छापाखाना था और भी दूसरी प्रकार की मशीनें थी, युद्ध के अधिक कारगर जो तरीके थे, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेती हर व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। सबसे बड़ा परिवर्तन तो क्या हुआ था कि खेती हर व्यवस्था टूट गई थी और उसका स्थान किसने ले लिया? व्यक्तिगत संपत्ति ने और जमींदारी ने ले लिया था। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन क्या बन गई? बिकाऊ वस्तु बन गई। अर्थव्यवस्था के मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जिस कारण क्या हुआ? जमीन बिकाऊ वस्तु बन गई। जमीन जमीन न रह करके बिकाऊ वस्तु बन गई। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देख लिया था और अनुभव कर लिया था। क्यों?
क्योंकि बंगाल में 50 सालों से ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका था। इस कारण बंगाल पहले ही इन सब चीजों को देख चुका था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ था। कौन था वो? ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आए 18वीं शताब्दी में, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। नए ढंग के व्यक्ति थे ये, इनमें प्राचीन ज्ञान तो था ही था, नवीन ज्ञान भी इनके अंदर था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। भारतीय विचारधारा की भी और दर्शन की भी उन्हें बहुत अधिक जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज भी थे। क्या थे वे? क्या जानते थे? संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी जानते थे और अरबी भी जानते थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज भी थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। जो उस समय क्या थी? भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर भी छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी थी। उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोत की खोज के लिए क्या क्या सीखा? ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं भी सीखी थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया था। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राजा राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्य की ओर झुक गए थे। किस कारण? अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण वे प्राचीन साहित्य की ओर झुक गए थे। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति दिखाई दिए थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए भी बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए भी लिखा था। राजा राम मोहन राय ने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए लिखा था। इन सब से अधिक वे समाज सुधारक थे। इन चीजों के बारे में तो उन्होंने लिखा ही था, इसके अलावा वे बहुत अधिक समाज सुधारक भी थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का। आरंभ में तो क्या हुआ? उनके ऊपर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का भी प्रभाव पड़ा था, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। उनके ऊपर इस्लाम का भी प्रभाव पड़ा था और बाद में ईसाई मत का भी, लेकिन क्या रहा? वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे, वहां से हिले नहीं, डिगे नहीं। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उसके साथ संबद्ध हो गई थी। राजा राम मोहन राय ने क्या किया? इस धर्म को
उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का काफी प्रयास किया, जो उसके साथ साथ क्या हो गई थी, संबद्ध हो गई थी, बंध गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। ब्रिटिश सरकार ने जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी, वो किस कारण लगाई थी? राजा राम मोहन राय के आंदोलन के कारण। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। और क्या थे ये? भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तक भी थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। 1780 के बाद क्या हुआ था? भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार भी निकाले थे और इन अखबारों में क्या था? सरकार की बहुत बड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। पहला अखबार जिस पर क्या था? भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, वह कब निकला था? 1818 में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में निकला था। उसी वर्ष श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। जब 1818 में अंग्रेजी में भारतीयों ने अखबार निकाला, तो उसी वर्ष क्या हुआ? श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने क्या किया? बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। उस समय जब ये पत्र निकले थे, तो किसी भी भाषा में प्रकाशित होने वाले कौन से पत्र थे? पहले पत्र थे। इसके बाद एक के बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी थी। सबसे पहले तो 1818 में ये समाचार पत्र निकले थे। उसी वर्ष क्या हुआ था? श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने भी बंगाली में एक मासिक और साप्ताहिक पत्र निकाला। उसके बाद क्या था? एक के बाद एक अंग्रेजी में और भारतीय भाषाओं में, कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में बड़ी संख्या में अखबार और पत्रिकाएं निकलने लगी थी। राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। राजा राम मोहन राय की जो पत्रकारिता थी, उसका गहरा संबंध किसके साथ था? उनके सुधारवादी आंदोलनों के से था। उनका समन्वयवादी और विश्व जनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। राजा राम मोहन राय का समन्वयवादी और विश्व जनीन दृष्टिकोण जो कट्टर वर्ग के लोग थे, उन लोगों को नापसंद था, उनको पसंद नहीं था और वे उनके बहुत से सुधारों का विरोध भी करते